तो बात हो रही थी सेक्शन 28 पे। कह रहा है विधिक कार्यवाहियों के अवरोधक करार शून्य है। अगर मार्जिनल नोट पढ़ेंगे तो उसी से क्लियर हो रहा है कि अगर एब्सोल्यूट रोक लगी है, किसी प्रकार की विधिक कार्यवाही आप नहीं कर सकते किसी काज ऑफ एक्शन के संबंध में। अगर इस प्रकार का करार किया गया है तो करार शून्य है। अगर विधिक कार्यवाहियों पर संपूर्ण रोक ये नहीं लगाई गई है तो फिर करार शून्य हो ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि उसने कहा विधिक कार्यवाहियों के अवरोधक करार शून्य है। तो जो मार्जिनल नोट है उसे बिल्कुल जस का तस पढ़ दे, तो बिल्कुल जस का तस पढ़ने पर जो स्थिति उभर रही है वो स्थिति यही है कि विधिक कार्यवाहियों पर एब्सोल्यूट रोक अगर ये लगा दी जाए किसी करार के माध्यम से तो करार शून्य है। लेकिन अगर विधिक कार्यवाहियों पर एब्सोल्यूट रोक ये नहीं लगी है तो करार शून्य होगा, ऐसा सेक्शन 28 के मार्जिनल नोट से प्रतिध्वनित नहीं हो रहा। और आपको बताया गया था कि जब भी ऐसी दशाएं होती हैं कि आप एक से अधिक न्यायालयों में किसी काज ऑफ एक्शन के संबंध में मुकदमा लाने को अधिकृत होते हैं तो आप ये चुनाव कर सकते हैं कि हम अमुक न्यायालय में मुकदमा लाएंगे, अमुक न्यायालय में मुकदमा नहीं लाएंगे। और इस प्रकार का जो करार है ये बिल्कुल शून्य नहीं है, ये विधिता प्रवर्तन नहीं है, क्योंकि उसने कहा विधिक कार्यवाहियों के अवरोधार्थ करार शून्य है। या तो आप ये कहिए कि किसी काज ऑफ एक्शन के संबंध में मुकदमा आएगा ही नहीं, ठीक है ना। जैसे कोई करार किया जाए कि कोई संविदा भंग यदि किया जाएगा तो जो प्रतिकर की यानी क्षतिपूर्ति की धनराशि होगी उसे निर्धारित करने का हक संविदा के पक्षकारों को होगा, और संविदा के जो पक्षकार क्षतिपूर्ति की जो धनराशि परस्पर तय कर लेंगे या कोई एक पक्ष तय कर लेगा, प्रतिकर के तौर पर उसी धनराशि का भुगतान किया जाएगा। न्यायालय का जो जुडिक्शन है क्षतिपूर्ति की धनराशि तय करने के संबंध में उस जुडिक्शन का उपयोग न्यायालय क्षतिपूर्ति की धनराशि तय करने की बाबत नहीं करेगा तो यह करार शून्य हो जाएगा, क्योंकि पक्षकार यह अधिकृत नहीं है, आप तय नहीं करेंगे कि प्रतिकर की धनराशि क्या होगी। और आपने इस करार के माध्यम से, इस करार में दोनों पक्षकारों की सम्मति थी, दोनों पक्षकारों की नहीं थी, इस सब से कोई लेना ही देना नहीं। करार शून्य है क्योंकि यह विधिक कार्यवाही के अवरोधार्थ है। जब विधिक कार्यवाही के अवरोधार्थ है, आप ये कह ही कैसे सकते हैं कि कोई एक पक्षकार प्रतिकर की जो धनराशि तय करेगा, प्रतिकर की वही धनराशि दोनों पक्षों को स्वीकार हो जाएगी और कोई पक्ष प्रतिकर की धनराशि निर्धारित करने के लिए न्यायालय के समक्ष कोई मुकदमा ला ही नहीं सकता, ये आप कह ही नहीं सकते। कारण ये कि स्वयं कानून इस प्रकार के अधिकार को शून्य घोषित कर रहा है, और चूंकि इस प्रकार के करार को उसने शून्य घोषित कर दिया अभिव्यक्त रूप से,
इसलिए इस करार के संबंध में तो मान्यता यह रहेगी कि यह करार कभी अस्तित्व में आया ही नहीं। हाँ, यह अलग बात है कि जब हम लोगों ने सीपीसी देखे थे, क्योंकि संविदा अधिनियम के संबंध में मुकदमा जिस विधि के अंतर्गत या जिस विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के द्वारा लाया जाएगा वो सीपीसी है। तो सीपीसी की धारा 16, 17, 18, 19 और 20 ये तय करती है कि मुकदमा किन न्यायालयों में लाया जाएगा स्थानीय अधिकारिता के दृष्टिकोण से। स्थानीय अधिकारिता मीनिंग दे रहे भाई, किस स्थान पर स्थित न्यायालय को किसी संविदा भंग या किसी सिविल दायित्व से संबंधित प्रश्न का निर्धारण करने की अधिकारिता होगी, इसे तय करने का काम धारा 16, 17, 18, 19 और 20 इसमें किया जाता है। जिसमें धारा 16, 17, 18 और 19 उनकी प्रयोज्यता संविदा विधि के क्षेत्रों में नहीं है, क्योंकि 16, 17, 18 अचल संपत्ति के संबंध में मुकदमा सुनने की अधिकारिता किन न्यायालयों को होगी उनसे संबंधित है। 19 जंगम संपत्ति और मानव शरीर के विरुद्ध अपकृत्य है। यह किए जाने की सूरत में मुकदमा सुनने की अधिकारिता किस न्यायालय को होगी उससे संबंधित है। धारा 20 वो कहती है कि 16, 17, 18 और 19 में जिन वाद कारणों का उल्लेख है उनको छोड़कर जितने प्रकार के वाद कारण हैं उन पर मुकदमा सुनने की अधिकारिता किस न्यायालय को होगी, इसे निश्चित करने के लिए आप धारा 20 इसी की सहायता लेंगे, स्थानीय अधिकारिता। ठीक है, तो वहां कहता है कि वाद कारण पूर्णतः या भागतः जिस न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता में उत्पन्न हुआ, यानी संविदा भंग आपने किया शाहजहांपुर न्यायालय के जुरिडिक्शन में, लेकिन संविदा भंग जिस संविदा से संबंधित है वो संविदा कहां हुई थी, हरदोई में। वो संविदा कहां हुई थी, हरदोई में। तो वाद कारण भागतः शाहजहांपुर के न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता में उत्पन्न हुआ, क्योंकि भंग यहां हुआ, और भागतः ये हरदोई के न्यायालय के स्थानीय अधिकारिता में उत्पन्न हुआ, क्योंकि संविदा वहां हुई थी। जो संविदा का भंग हुआ वो संविदा वहां हुई थी। तो भागतः ये वाद कारण हरदोई के न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता में और भागतः शाहजहांपुर के न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता में उत्पन्न हुआ। संविदा भंग मानिए अन्य अनेक स्थानों पर चालू रहता है, या प्रस्ताव एक जगह से हुआ, स्वीकृति दूसरी जगह हुई, यह भी हो सकता है। प्रस्ताव कलकत्ते से हुआ, प्रतिग्रहण कहां हुआ, हरदोई में। तो संविदा हुई कहां मानी जाएगी, हरदोई में, क्योंकि प्रतिग्रहण हरदोई में हुआ। ठीक है ना, प्रतिग्रहण तो हरदोई में हुआ, इसलिए संविदा वहां हुई ऐसा मान लिया जाएगा। लेकिन प्रस्ताव कहां से हुआ, कलकत्ते से। तो भागता वाद कारण कलकत्ते में भी आ गया। अगर प्रस्ताव ही ना हुआ होता तो संविदा कहां से आई होती, प्रतिग्रहण कहां से हुआ होता। ठीक है, भागता कलकत्ते में हो गया, भागता हरदोई में हो गया, और भागता शाहजहांपुर में हो गया। प्रतिफल का भुगतान मानिए किसी अन्य न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता में हो गया, तो फिर और जुड़ गए। मीनिंग दे रहे भाई, कुल मिलाकर बताने का जो लब्बो-लुआब है वो सिर्फ इतना कि मोर देन वन सिविल कोर्ट हो सकते हैं जिनको किसी वाद कारण पर सुनवाई की अधिकारिता प्राप्त। इसके अलावा भी
उन्होंने कहा कि प्रतिवादी गण जहां निवास करते हैं और अगर एक से अधिक प्रतिवादी गण है तो वो जिन जिन न्यायालयों की स्थानीय अधिकारिता में निवास करते हैं उन सबको उस वाद कारण पर मुकदमा सुनने की अधिकारिता होगी। शर्त केवल इतनी है कि एक से अधिक प्रतिवादी गण हैं और वे भिन्न भिन्न न्यायालयों की स्थानीय अधिकारिता में निवास कर रहे हैं, तो फिर उन सबकी सहमति एक विशेष स्थान पर मुकदमा लाने के लिए या तो ले ली जानी चाहिए या न्यायालय की अनुमति इस संबंध में प्राप्त कर ली जानी चाहिए। यदि ये शर्तें पूरी होती हैं तो देयर आर मोर देन वन सिविल कोर्ट इन विच द सूट मे बी इंस्टीट्यूटेड, ठीक है, फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ दोज राइट जो कि संविदा भंग से किसी पक्षकार को उत्पन्न होते हैं। तो अगर आपने ये करार किया कि संविदा भंग से कोई अधिकार उत्पन्न ही नहीं होगा, अगर आपने ये करार किया तो शून्य, या आपने ये करार किया कि संविदा भंग से जो अधिकार उत्पन्न होंगे उनका न्याय निर्णय बजाय न्यायालय के अमुक पक्षकार करेगा या हम करेंगे, तो शून्य, ठीक है, तब शून्य है। लेकिन अगर आपने यह करार किया कि अमुक स्थान पर स्थित न्यायालय को क्षेत्राधिकार होते हुए भी अमुक स्थान पर स्थित न्यायालय में मुकदमा संस्थित नहीं किया जाएगा यदि संविदा भंग होता है, हां अमुक स्थान पर स्थित न्यायालय में मुकदमा संस्थित किया जाएगा, तो यह करार विधिता प्रवर्तनीय है, क्योंकि यहां संपूर्ण रोक विधिक कार्रवाइयों के अवरोधार्थ यह करार किया गया नहीं। यह करार विधिक कार्रवाइयों को एक निश्चित न्यायालय द्वारा किए जाने के संबंध में किया गया, यह भी कहा जा सकता है और यह भी कहा जा सकता है कि यह करार एक निश्चित न्यायालय उस संविदा के संबंध में विधिक अधिकारों का प्रवर्तन कराने से रोक देने के लिए किया गया, लेकिन अन्य न्यायालय खुले हुए हैं, इसलिए करार विधिता प्रवर्तनीय है। हां ये ठीक कि जिस न्यायालय को क्षेत्राधिकार नहीं है, ठीक है, देखिए जिन न्यायालयों को क्षेत्राधिकार प्राप्त है संविदा भंग के संबंध में, हमने कहा संविदा भंग के संबंध में क्षेत्राधिकार जो आप निर्धारित करेंगे वो कहां से निर्धारित करेंगे? धारा 20 से। तो धारा 20 जिन न्यायालयों को क्षेत्राधिकार दे रही है उन न्यायालयों में से किसी एक का चुनाव आपने कर लिया और यह लिख दिया कि उस न्यायालय को क्षेत्राधिकार होगा, अन्यों को नहीं होगा, तो यह ठीक है, क्योंकि उन सभी न्यायालयों को क्षेत्राधिकार कौन दे रहा? स्वयं कानून यानी सीपीसी की धारा 20, हम नहीं दे रहे। सीपीसी की धारा 20 के मुताबिक मोर देन वन कोर्ट है जिन्हें क्षेत्राधिकार प्राप्त हो रहा है, क्योंकि धारा 20 करे कि भागता या पूर्णता जिस न्यायालय के अधिकारिता के स्थानीय सीमाओं में संविदा की गई या फिर जहां प्रतिवादीगण निवास करते। तो अगर एक से अधिक न्यायालयों की स्थानीय सीमाओं में संविदा की गई है या एक से अधिक न्यायालयों की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं में प्रतिवादीगण निवास करते हैं, तो उन न्यायालयों को इस संविदा के संबंध में जो क्षेत्राधिकार प्राप्त हो रहा है वो तो सीपीसी की धारा 20 के आधार पर प्राप्त हो रहा है, ठीक है। इन सारे न्यायालयों को क्षेत्राधिकार धारा 20 के आधार पर प्राप्त हो रहा है, न कि पक्षकारों की इच्छा से यह क्षेत्राधिकार प्राप्त हो रहा है। अब इन सभी न्यायालयों के द्वारा अगर उनके समक्ष मुकदमा संस्थित किया जाए तो एक ही प्रक्रिया
उसी से मुकदमा सुना जाएगा। तो इनमें से किसी में भी मुकदमा सूचित हो, किसी भी पक्षकार को कोई नुकसान ये होने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए पक्षकार परस्पर करार कर सकते हैं कि उनमें से किसी एक मुकदमे में, किसी एक न्यायालय में मुकदमा सूचित किया जाएगा। अब आप ये कह सकते हैं कि ये जो न्यायालय मोर देन वन, इनके समक्ष अगर मुकदमा सूचित किया जाए तो ये जिस प्रक्रिया से मुकदमा सुनेंगे, ठीक उसी प्रक्रिया से इन न्यायालयों को छोड़कर यदि किसी अन्य न्यायालय में मुकदमा सूचित किया जाए तो वो भी तो उसी प्रक्रिया से सुनेगा जिस प्रक्रिया से ये सुनेंगे। तो आखिर यदि ऐसा कोई करार पक्षकारों द्वारा किया जाता है कि वे न्यायालय जो धारा 20 के आधार पर सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें छोड़कर किसी अन्य न्यायालय में मुकदमा सूचित किया जाएगा संविदा भंग के संबंध में, तो वो करार शून्य क्यों होगा? उसे भी शून्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी आखिर सुनेगा तो उसी प्रक्रिया से जिस प्रक्रिया से ये न्यायालय सुनेंगे जिन्हें धारा 20 के आधार पर क्षेत्राधिकार मिल रहा है, वो भी तो उसी आधार पर सुने, उसी प्रक्रिया से सुनेंगे। तो वो शून्य क्यों और ये शून्य क्यों नहीं? तो पब्लिक पॉलिसी इसका आधार बताया जाता है, लोक नीति। कारण यह है कि क्षेत्राधिकार उत्पन्न करना यह कानून का अधिकार है, कानून का हक है, और कानून के उल्लंघन की आदत ये नागरिकों को नहीं पड़नी चाहिए। ये सही है कि हिंदुस्तान के किसी भी न्यायालय में आप मुकदमा सूचित करो संविदा भंग के बारे में, तो वो उसी प्रक्रिया से सुनेगा जिस प्रक्रिया से धारा 20 के द्वारा अधिकार प्राप्त न्यायालय सुनेंगे। ये बिल्कुल सही है। और हम तो आगे की भी बात कहते हैं कि अगर दुनिया की विधिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करो तो कमोबेश यही नियम मिलेंगे जो हमारी सीपीसी में। यह अलग बात है कि हमारे आदेश 20 में वो नियम होगा, धारा 205 में हो सकता है, लेकिन यही नियम होंगे। तो हमारा तो यह भी कहना है कि पूरी दुनिया में कहीं भी आप इस संविदा भंग के बारे में मुकदमा सूचित कर लो, कमोबेश वही प्रक्रिया लागू होगी जो धारा 20 के अंतर्गत अधिकार प्राप्त न्यायालयों द्वारा संविदा भंग के संबंध में लागू की जाएगी। लेकिन फिर भी अगर धारा 20 के आधार पर जो न्यायालय अधिकार संपन्न हैं उन्हें छोड़कर किसी अन्य न्यायालय में संविदा भंग के संबंध में मुकदमा लाया जाएगा तो न्यायालय भले ही उसी प्रक्रिया से सुने, लेकिन पक्षकारों को कहीं ना कहीं यह आदत लगनी शुरू होती है कि कानून का उल्लंघन वे कर सकते हैं, जबकि उनकी आदत यह होनी चाहिए कि वे कानून का सम्मान करें। इसीलिए लोक नीति के आधार पर इस प्रकार के करार जो उन न्यायालयों को क्षेत्राधिकार देने के संबंध में किए जाए जिन्हें कानूनन क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है, वे शून्य माने जाते हैं। ठीक है ना, वे करार शून्य है, लेकिन वो धारा 28 के आधार पर शून्य नहीं है, वो धारा 23 के आधार पर शून्य है। ठीक है, वो करार शून्य है, लेकिन वो धारा 28 के आधार पर नहीं है, क्योंकि वो विधिक कार्रवाइयों के अवरोधार्थ नहीं किए गए। ठीक है ना। और अगर आप विभिन्न न्यायालयों में से एक विशेष न्यायालय में मुकदमा लाने का करार कर लेते हैं तो ये करार वैध है, ये धारा 28 के आधार पर कहा जाता है। ठीक है ना, ये धारा 28 के आधार पर क्यों वैध है, ये क्यों कहा जाता है? इसलिए क्योंकि धारा 28 कहती है विधिक कार्यवाहियों के अवरोधार्थ करार शून्य है। और अगर एक पर्टिकुलर न्यायालय में हम मुकदमा लाने का करार किए हैं विभिन्न उपलब्ध न्यायालयों में से, तो ये विधिक कार्यवाहियों के अवरोधार्थ है, ऐसी बात नहीं है।
बल्कि हमने विधिक कार्रवाइयों को करने के लिए एक विशेष फोरम जो कि पहले से में उपलब्ध था उसका चुनाव किया है। तो उसका चुनाव करने के लिए यह करार है, न कि विधिक कार्रवाइयों के अवरोधार्थ है। और जो शून्य वो विधिक कार्रवाइयों के अवरोधार्थ करार शून्य। तो ये विधिक कार्रवाइयों के अवरोधार्थ नहीं है, ये करार काहे के लिए? विधिक कार्रवाइयों को करने के लिए विभिन्न उपलब्ध न्यायालयों में से किसी एक न्यायालय का चुनाव करने के लिए। इसलिए ये करार वैध है धारा 28 के आधार पर, ठीक है। और अगर आप उस न्यायालय का चुनाव करते हैं जिसे धारा 20 के आधार पर क्षेत्राधिकार है ही नहीं, और आप अपने करार के माध्यम से क्षेत्राधिकार देना चाहते हैं, तो वो करार शून्य है धारा 23 के आधार पर, क्योंकि पब्लिक पॉलिसी के वो अगेंस्ट है। और वहां लिखा है धारा 23 में कि न्यायालय उन करारों को भी आरंभता शून्य मानेगा जो उसकी राय में अनैतिक है या लोक नीति के विरुद्ध, ठीक है। तो ये पब्लिक पॉलिसी के आधार पर विरोध में जाएगा और धारा 23 के आधार पर शून्य हो जाएगा। लेकिन विभिन्न उपलब्ध मंचों में से किसी एक का चुनाव करने के लिए किया गया करार धारा 28 के आधार पर विधिमान्य माना जाएगा। ऐसे ही विभिन्न कानून, ठीक है, विभिन्न कानून तो न कहें बल्कि एक ही कानून है, लिमिटेशन एक्ट, वो उस समय को परिसीमित करता है जिस समय के भीतर आपको अपने, ठीक है, अपने लिए उपलब्ध वाद कारणों पर मुकदमे संस्थित करने हैं। आपको एक वाद कारण उपलब्ध है तो लिमिटेशन एक्ट ये अपेक्षा करता है आपसे कि लिमिटेशन एक्ट जितनी अवधि बता रहा है उस वाद कारण पर वाद संस्थित करने के लिए उस अवधि के भीतर आप मुकदमा ले आए, ठीक है। जैसे सबसे लोकप्रिय उदाहरण उसका यही रहता है कि अगर आपने किसी से पैसा उधार लिया है तो जिस दिन उसने मांगा और आपने मना कर दिया कि हम नहीं देंगे, उस दिन से 3 साल के भीतर उसे मुकदमा लाना चाहिए आपके खिलाफ ऋण की वसूली के लिए। अगर उस दिन से 3 साल के भीतर वो मुकदमा नहीं लाता है आपसे अपने पैसे की वसूली के लिए, तो आप उसके ऋणी तो रहोगे, ठीक है। यानी उसका ऋणदाता के रूप में आपके विरुद्ध जो अधिकार है वो बना रहेगा। लेकिन वो ऋणदाता आपसे मुकदमा लाकर उस ऋण को वसूल करने से रोक दिया जाएगा। देखिए, आपके 2 प्रकार के अधिकार होते हैं। एक प्रकार का अधिकार वो अधिकार है जिसे आप सही अर्थों में अधिकार इस नाम से पुकारते हो। एक वो अधिकार है आपका, जैसे ऋणदाता का ये अधिकार कि वो आपसे अपने ऋण की रकम को प्राप्त करे, ये उसका अधिकार है। अब उसके प्रोसीजरल राइट होते हैं, ठीक है। आपके 2 प्रकार के अधिकार होते हैं। एक वो अधिकार जिसे आप अधिकार के तौर पर पुकारते हो, ठीक है, वो अधिकार, तो वो ऋणदाता का ऋण प्राप्त करने का अधिकार है, ठीक है। उस ऋणी का अधिकार कौन सा है? ऋण प्राप्त करने का। लेकिन ऋण पाने का जो उसका अधिकार है, ऋण के रूप में उसने जो धनराशि दी थी उसे वापस पाने का जो उसका अधिकार है, इसके संबंध में उसे 2-3 प्रकार के अधिकार प्राप्त है। उसे आपसे वो धनराशि मांगने का अधिकार है, ठीक है। आपके द्वारा बिना उसके द्वारा कोई मांग प्रस्तुत किए, उसने कोई मांग आपसे नहीं की, लेकिन फिर भी अगर आप उसे वो धनराशि दे दें तो उस धनराशि को प्राप्त करने का भी उसे अधिकार है, ठीक है ना। उसके अन्य भी अधिकार है, उसके आपसे धनराशि मांगने, वापस मांगने का अधिकार है, मांगने का, प्राप्त करने का तो है ही है।
और उस धनराशि को बिना मांगे वापस प्राप्त कर लेने का भी उसे अधिकार है। आप ये नहीं कह सकते जब तक ये मांगेंगे नहीं और हम दे दें तो इनका लेने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि इनने मांगा ही नहीं, ये नहीं कह सकते आप। और ये कहने की सुविधा अगर आपको दे दी जाएगी तो आपने बिना मांगे अगर उसे दे दिया और उसने पैसा ले लिया तो फिर आपको अधिकार मिल जाएगा कि आप मुकदमा लाकर उससे वो पैसा वसूल लो जो उसने बिना मांगे अपने द्वारा दिए गए ऋण की मद में स्वीकार कर लिया, फिर तो यह अधिकार आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उसे अपने ऋण की राशि बिना मांगे प्राप्त करने का भी अधिकार है। और उसे तीसरा अधिकार भी इस अधिकार के संबंध में होता है कि अगर आप निहायत बेशर्म टाइप के हो, मांगने से नहीं देते हैं, तो वो मुकदमा लाकर आपसे इस ऋण की राशि को वसूल सकता है। उसे चौथा अधिकार भी होता है कि किसी पंचायत में उसे वो दिला दिया जाए तो उसे स्वीकार कर ले, ठीक है ना। तो लिमिटेशन एक्ट वो क्या कहता है? लिमिटेशन एक्ट कहता है कि अगर आप 3 साल के भीतर, जिस दिन उसने इनकार किया उससे 3 साल के भीतर मुकदमा नहीं लाए तो मुकदमा लाकर आप नहीं वसूलेंगे। इसका मतलब यह हुआ मुकदमा लाकर वसूलने से अन्यथा उस ऋण की राशि को वापस प्राप्त करने के जितने भी अधिकार उसके थे वे आज भी उसे बने हुए हैं, ठीक है ना। वे आज भी उसे बने हुए हैं। और ये ऋण की राशि को वापस प्राप्त करने के जो अधिकार है, ठीक है, ये प्रक्रिया संबंधी अधिकार है। उसका सारभूत अधिकार कौन सा है? ऋण वापस पाने का अधिकार। ये ऋण वापस पाने के प्रकार हैं, मांगना, मुकदमा करना, पंचायत से ले लेना, ये प्रकार है किसके? प्रक्रिया के, जिससे ऋण वापस होगा, ठीक है ना। और ये प्रक्रिया के अधिकार किससे संबंधित है? उस सारभूत अधिकार से संबंधित है जो उसे ऋणदाता के रूप में आपके विरुद्ध प्राप्त है। इसीलिए जो प्रोसीजरल लॉज होते हैं उन्हें एडजेक्टिव लॉ भी कहा जाता है, क्योंकि वे सारभूत जो अधिकार होते हैं, यानी जो मूल अधिकार, मूल तो न कहें, मूल अधिकार से कंसेप्शन दूसरा चला जाता है, जो सबस्टेंटिव राइट होता है उसके बारे में ये अधिकार होते हैं। और विशेष जो एडजेक्टिव होता है उसका, उसकी डेफिनेशन यही है जो नाउन की विशेषता बताए, ठीक है। तो इन्हें एडजेक्टिव राइट्स भी कहा जाता है। खैर वो अलग बात है। तो लोकप्रिय उदाहरण यही है कि ऋण जिस दिन देने से इनकार किया उसने, उससे 3 साल के भीतर आप मुकदमा ले आए और 3 साल के तक आप मुकदमा नहीं लाए, तब क्या होगा? ऋण वापस पाने का आपका अधिकार बना हुआ है, ठीक है। आपके ऋण वापस पाने के इस अधिकार के संबंध में जो तरीके हैं ऋण वापस पाने के, यानी मांग कर, ठीक है ना, पंचायत से, वो सब भी जिंदा बने हुए हैं। आप मांगो कि हमारा ऋण देते क्यों नहीं, और वो आपके खिलाफ मानहानि का मुकदमा चलाना चाहे, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि उसका अधिकार खत्म नहीं हुआ है, उसका अधिकार खत्म नहीं हुआ। आप ये नहीं कह सकते कि हमें सब बेइज्जत किया। जो कुछ खत्म हुआ सिर्फ मुकदमा लाने का अधिकार, सिर्फ मुकदमा लाने का अधिकार। ऋणी तो आप हो उसके, वो कहीं ये कह दे कि ये मेरे ऋणी है, आप कहो तो अब हम तो मुकदमा लाएंगे मानहानि का, काय बात की मानहानि का मुकदमा? भाई सत्य कथन किया है उसने, ठीक है। जो कुछ खत्म हुआ वो सिर्फ मुकदमा लाने का अधिकार, ये खत्म हुआ। यानी कुल मिलाकर जो हम आपको बताना चाहते हैं कि प्रत्येक काज ऑफ एक्शन पर, प्रत्येक वाद कारण पर, जैसे स्थावर संपत्ति का कब्जा आपसे किसी ने छीन लिया, तो स्थावर संपत्ति का कब्जा जिस दिन उसने जबरदस्ती छीना उससे 12 साल के अंदर उस अचल संपत्ति को प्राप्त करने के लिए आपको कार्यवाही शुरू करनी चाहिए। वो कार्यवाही 1 युग चलती रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। 1 युग चलती रहे, मालिक आप रहेंगे, वो कब्जाधारी ही रहेगा, अवैध। लेकिन आपने कोई कार्यवाही शुरू नहीं की तो 12 साल बाद वो अचल संपत्ति उसकी मान ली जाएगी।
यानी लिमिटेशन एक्ट में है, विभिन्न वाद कारणों पर मुकदमा लाने के लिए एक समय सीमा का उल्लेख किया गया है। अब आप क्या करते हैं, आपने परस्पर करार किया, आपने परस्पर करार किया कि वादों को लाने के संबंध में, वादों को लाने के संबंध में समय को परिसीमित करने वाली विधि, वादों को लाने के संबंध में समय को परिसीमित करने वाली विधि, ऐसे तो आपके पास समय अनंत है। अगर लिमिटेशन एक्ट न हो तो आपको अपने को उपलब्ध वाद कारण पर वाद संस्थित करने के लिए कितना समय उपलब्ध है, अनंत। तो लिमिटेशन एक्ट है ही नहीं। यदि लिमिटेशन एक्ट न हो तो आपको अपने को, हमें इसलिए दोहराना पड़ रहा क्योंकि तुम्हें बीच में आंखें ऐसी समझ ली, हम समझ गए, उसी समय तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, इसीलिए हम फिर दोहरा रहे हैं, अन्यथा दोहराते नहीं है बात, ठीक है। अगर किसी वाद कारण पर आप मुकदमा लाना चाहते हैं और कल्पना करिए लिमिटेशन एक्ट नहीं है, तो आपको उस वाद कारण पर मुकदमा लाने के लिए कितना समय, अनंत समय, क्योंकि कोई लिमिटेशन एक्ट नहीं है। लिमिटेशन एक्ट आ गया तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि अगर आप इस वाद कारण पर मुकदमा लाना चाहते तो कितना समय लाएंगे, 3 साल। तो उसने क्या किया, उसने समय को परिसीमित कर दिया, अनंत से 3 साल परिसीमित कर दिया। ये हम बार बार इसीलिए बताते हैं ताकि आपको एक्ट की भाषा समझ में आनी शुरू हो, ठीक है। सुनाने को तो हम कहानी भी सुना सकते हैं, लेकिन कहानी सुनाने से कोई लाभ नहीं होगा, वो ठीक है, वो सब कुछ मेरा ही रहेगा। आपको बेर की भाषा पढ़नी आनी चाहिए, कानून में सबसे जरूरी बेर की भाषा पढ़नी आनी चाहिए। ये नहीं आया तो कुछ नहीं आया। तो समय अनंत से परिसीमित हुआ, ठीक है। जब हमने कह दिया अमुक वाद कारण पर आप कितना टाइम आपके पास मुकदमा लाने के लिए, 3 साल, लिमिटेशन एक्ट के माध्यम से, तो लिमिटेशन एक्ट ने क्या किया, समय को परिसीमित कर दिया, ठीक है। लिमिटेशन एक्ट 1927 के आसपास बना है, ठीक है, और भारतीय संविधान अधिनियम 1872 में, ठीक है। इसलिए यहां क्या लिखा है, यहां लिखा है कि अगर किसी वाद कारण पर समय को परिसीमित करने वाली कोई विधि है, समय को परिसीमित करने वाली कोई विधि है, तो उस विधि ने उस वाद कारण पर मुकदमा लाने के लिए जो समय परिसीमित किया है, जो समय परिसीमित किया है, उससे कम समय उस वाद कारण पर मुकदमा लाने के लिए पक्षकारों को उपलब्ध होगा। यदि ऐसा कोई करार पक्षकारों के द्वारा किया जाता है तो वो शून्य होगा। यानी लिमिटेशन एक्ट एक वाद पर मुकदमा लाने के लिए 3 वर्ष, ठीक है, ये देती है समय। यानी लिमिटेशन एक्ट क्या, समय को परिसीमित करने वाली विधि, समय को परिसीमित करने वाली विधि एक विशेष वाद कारण पर मुकदमा लाने के लिए जो समय परिसीमित कर रही है, वो समय कितना है, 3 वर्ष। और आप 2 लोग करार के पक्षकार समय को परिसीमित करने वाली विधि द्वारा उस विशेष वाद कारण पर समय जो परिसीमित किया है उसने, उस समय को घटा रहे हो, ठीक है, उस समय को घटा रहे हो या बढ़ा रहे हो। आप कहते हो कि अगर यह वाद कारण उपलब्ध हुआ तो हम दोनों लोग राजी, 4 साल में मुकदमा अगर आ जाएगा तो भी कोई बात नहीं, या आप कहते हो नहीं 2 ही साल मिलेंगे आपको मुकदमा लाने के लिए। दोनों करार शून्य है, दोनों करार शून्य है, क्योंकि समय को परिसीमित करने के लिए एक विधि मौजूद है। और आपके इस करार का उद्देश्य समय को परिसीमित करना है। विधिक कार्यवाही करने के लिए जो समय परिसीमित किया है किसने, समय को परिसीमित करने वाली विधि ने। मुकदमा लाने का मतलब क्या हुआ, विधिक कार्यवाही। तो विधिक कार्यवाही करने के लिए समय को परिसीमित करने वाली विधि ने जिस समय को परिसीमित किया है, आप उससे कम समय परिसीमित करना चाहते हो अपने करार के माध्यम से। काय के लिए, विधिक कार्यवाही करने के लिए।
इसका मतलब यह हुए कि समय को परिसीमित करने वाली विधि विधिक कार्रवाई करने के लिए हमें अधिक समय दे रही, और तुम करार के माध्यम से उस समय को, जो समय को परिसीमित करने वाली विधि द्वारा हमें दिया गया, उस समय को घटाना चाहते हो। और घटाने का उद्देश्य क्या है? उसके बाद, यानी उस घटे हुए समय के बीतने के बाद विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी। तो इस करार का उद्देश्य क्या हो गया? विधिक कार्यवाहियों के अवरोधार्थ हो गया। ठीक है ना? अब यह करार शून्य हो गया, ये विधिक कार्यवाहियों के अवरोधार्थ। लेकिन एक और स्थिति सोचें। देखिए, आपने उस समय को परिसीमित किया अपने करार के माध्यम से, जो विधिक कार्यवाहियों को करने के लिए, ठीक है, समय को परिसीमित करने वाली विधि द्वारा नियत किया गया था। ठीक है, समय को परिसीमित करने वाली विधि द्वारा जो समय नियत किया गया था, आपने उस समय को स्वयं अपने करार द्वारा परिसीमित किया, चाहे घटाया चाहे बढ़ाया, कुछ भी किया आपने, तो आपका करार विधिक कार्यवाहियों के अवरोधार्थ है, क्योंकि उस समय के बाद नहीं किया जा सकता। ठीक है, विधिक कार्यवाही कानून ऐसा कहता है। अगर आपने बढ़ाया है तो धारा 23 से शून्य हो जाएगा, बढ़ाया है तो धारा 23 से शून्य हो जाएगा, और कम किया तो धारा 28 से शून्य हो जाएगा। ठीक, बढ़ा हुआ 28 से शून्य नहीं होगा, बढ़ा हुआ 23 से शून्य होगा, क्योंकि वो लोक नीति के विरुद्ध जाएगा। ठीक है, और आपने घटाया उस समय को तो धारा 28 से शून्य हो जाएगा। जब आप ये जेएस के पेपर देते हैं तो इसी ढंग से वो पूछते हैं, क्योंकि शून्य हो गया, ये तो बड़ी बच्चों जैसी बात है, शून्य तो हो गया, तो इनके धारा के आधार पर बढ़ाया, तो इसका मतलब कानून अपने हाथ में लेना चाहते हो। कानून कहता 3 साल, तुम बताते हो 4 साल, तो ये लोक नीति के विरुद्ध है, आपकी कानून के उल्लंघन की आदत बन रही है। इसे धारा 23 शून्य घोषित करेगी। और अगर आपने घटा दिया तो विधिक कार्यवाही का विरोधार्थ है, क्योंकि विधि को, ठीक है, किसी काज ऑफ एक्शन पर समय को परिसीमित करने वाली विधि ने जितना समय दिया उससे आपने घटा दिया। और घटाने का उद्देश्य क्या है? कि घटे हुए समय के बाद भले ही समय को परिसीमित करने वाली विधि द्वारा दिया गया समय बचा हुआ है, फिर भी आप विधिक कार्यवाही नहीं करेंगे, यह उद्देश्य है। तो ये करार कैसा हो गया? विधिक कार्यवाहियों के अवरोधार्थ हो गया, शून्य हो गया। ठीक है, लेकिन अगर आपने बढ़ाया तब तो लोक नीति के विरुद्ध वहां बैठा, तो आप न घटाएंगे और न बढ़ाएंगे। तो लिमिटेशन एक्ट इसने मुकदमा लाने का अधिकार, ठीक है, ये सीमित किया, ये इससे प्रक्रिया संबंधी अधिकार को सीमित किया है। ठीक है, लेकिन एक करार हो सकता है जो देखने में ऐसा लगेगा कि मानो मुकदमा लाने के लिए लिमिटेशन घटाई गई है, लेकिन इनफैक्ट वो स्थिति नहीं होगी। देखिए, हमने शुरुआत में जो चर्चा आपसे की कि 2 प्रकार के अधिकार हैं। एक आपके प्रक्रिया संबंधी अधिकार है, और एक आपका वो अधिकार है जिसे सही अर्थों में अधिकार कहा जा सकता है। अगर लोन लेने का उदाहरण ही लें तो ऋण को वापस पाने का अधिकार आपका सारभूत प्रकार का अधिकार है, सारभूत प्रकार का अधिकार। और मुकदमा लाकर उसे वसूल लेने का अधिकार, मांग कर उसे प्राप्त करने का अधिकार, बिना मांगे उसे प्राप्त कर लेने का अधिकार, ये सब प्रक्रिया संबंधी है। ठीक है, अब आपने अपने उस सारभूत अधिकार को त्यागने के लिए करार किया, सारभूत अधिकार को त्यागने के लिए यह करार विधि मान्य है, यह शून्य नहीं है। लेनदार, ठीक है, देनदार से यह करार कर सकेगा कि जिस दिन आप मना करेंगे, जिस दिन आप मना करेंगे उससे 1 साल के भीतर अगर हम कोई मुकदमा ना लाए तो ऐसे मान लिया जाएगा मानो
कोई लोन बचा ही नहीं, ठीक है, मानो कोई लोन बचा ही नहीं, वो इन शब्दों में भी ये करार कर सकता है, ठीक है, वो इन शब्दों में भी ये करार कर सकता है, और वो जो शब्द उपयोग करे उनका प्रभाव इस प्रकार का हो, ये भी हो सकता है, ठीक है ना, ये भी हो सकता है। और अगर ये करार हुआ तो उसने अपने सबस्टेंटिव राइट्स का अभ्यर्पण कर दिया है, सरेंडर कर दिया है, और इसका पूरा अधिकार लेनदार को है। और यह करार विधिक कार्रवाइयों का अवरोधार्थ नहीं है, यह शून्य नहीं है, क्योंकि आपने अपने सबस्टेंटिव राइट्स को समर्पित कर दिया, उसका पूरा अधिकार आपको है। भाई सबस्टेंटिव राइट हम प्रयोग में लाएंगे या नहीं लाएंगे, ये हम तय करेंगे। संविदा अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय पक्षकारों के बीच संविदा कराएगा नहीं, उनके द्वारा जो संविदा की जाएगी उसके भंग को रोकेगा, या उसका भंग किए जाने की दशा में या तो विनिर्दिष्ट अनुपालन या क्षतिपूर्ति, यह अनुतोष प्रदान करेगा। वो ये नहीं कहेगा न्यायालय कि आप अपने सबस्टेंटिव राइट्स को न छोड़ें, ठीक है। तो अगर पक्षकार परस्पर ये करार करते हैं, जैसे इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योर्ड से मुकदमा कर दिया, करार कर लिया कि जिस दिन हम आपका क्लेम रिजेक्ट कर दें, ठीक है, जिस दिन हम आपका क्लेम रिजेक्ट कर दें, उससे 1 साल के भीतर अगर कोई आप मुकदमा नहीं लाए, उससे 1 साल के भीतर आप मुकदमा नहीं लाए तो आगे आप मुकदमा नहीं ला सकेंगे, ये विधिमान्य है, क्योंकि आपने अपने राइट सरेंडर कर दिए। भाई 1 साल आपको एक दे दिया समय कि आप हमसे असंतुष्ट हो, लाओ ना मुकदमा, कितना मना किया। आप अगर सबस्टेंटिव राइट्स का सरेंडर करेंगे, ठीक है ना, सबस्टेंटिव राइट्स का सरेंडर करेंगे, और ऐसा विभिन्न अधिनियमों में भी लिखा होता है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन का एक्ट बना हुआ है, उसमें उन्होंने कहा कि जिस दिन चीज का ट्रांसपोर्ट किया गया, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का जो बिजनेस है उसमें गुड्स ट्रांसपोर्ट किए जाने के लिए वहन की संविदा होती है, ठीक है, कि एक स्थान से दूसरे स्थान को गुड्स ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, यानी वहन किया जाएगा। आपको कोई शिकायत है तो वाहकों से संबंधित जो अधिनियम है वहां यह लिखा है कि आप नोटिस दें, ठीक है, कि आपने ये गड़बड़ कर दी, और नोटिस देने के 6 महीने के अंदर आप मुकदमा ले आए। अगर 6 महीने के भीतर आप मुकदमा नहीं लाए तो आगे आप मुकदमा नहीं लाएंगे, यानी आप 6 महीने के अंदर अगर आप मुकदमा नहीं लाए तो इसका मतलब जब लिखित रूप में आपको बता दिया गया 6 महीने के अंदर आप मुकदमा नहीं लाए तो फिर, और आप मुकदमा नहीं लाए, आपको बताया गया, लिखित रूप से बताया गया 6 महीने के भीतर अगर आप मुकदमा नहीं लाए तो परिणाम यह होगा कि आप आगे मुकदमा नहीं ला पाएंगे, और आप मुकदमा नहीं लाए। तो जब आप मुकदमा नहीं लाए तो विवक्षित रूप से, इंप्लाइडली आपने अपने आचरण से साबित कर दिया कि अब आपको लगता ही नहीं है ऐसा कि मेरे अधिकार वायलेट हुए, या अगर लगता भी है तो भी आप इस मानसिक स्थिति में अब नहीं है कि अपने अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए मुकदमा लाएं, ठीक है ना, क्योंकि आपको बता दिया गया ना कि भाई अगर हमने इंश्योरेंस का जो दावा आपने किया और रिजेक्ट कर दिया हमने, तो 1 साल के भीतर आप मुकदमा ले आए। हमने समय पर सीमित नहीं किया, हमने समय पर सीमित नहीं किया, हमने आपके राइट्स के बारे में आपको सूचित किया कि अन्यथा 1 साल बाद आपके राइट ही नहीं बचेंगे हमारे खिलाफ, ठीक है, बीमा धारक के रूप में, बल्कि उल्टा यह प्रिज्यूम किया जाएगा कि एज ए बीमा धारक आप मेरे द्वारा
खुद के दावे पर किए गए न्याय निर्णय से संतुष्ट हैं, क्योंकि आपने दावा किया बीमा पाने का, हमने रिजेक्ट कर दिया। जब हमने रिजेक्ट किया और आप असंतुष्ट, तो हमने आपसे कहा कि 1 साल के भीतर भैया जो कार्रवाई करनी करो। आपने 1 साल के भीतर कोई कार्रवाई नहीं की। इसका अर्थ क्या निकल रहा है? इसका अर्थ यह निकल रहा, आपने अपने आचरण से ये प्रदर्शित कर दिया कि आप मेरे द्वारा जो रिजेक्शन है आपके क्लेम का, उससे पूरी तरह संतुष्ट, अदरवाइज आप लाते। तो माइन्यूटली देखना पड़ेगा। हालांकि ये अंतर बड़ा महीन और बारीक, लेकिन ये अंतर है। अधिकारों का अभ्यर्पण, अधिकारों का समर्पण। अगर पक्षकारों का करार ऐसा जो अधिकारों का समर्पण कर रहा, अधिकारों का, और यहां अधिकार से तात्पर्य क्या है? सारभूत अधिकार, प्रक्रियात्मक नहीं, प्रक्रियात्मक नहीं। अगर पक्षकारों के बीच का करार ऐसा है जो सारभूत अधिकारों का या तो समर्पण कर रहा है, या उस करार का प्रभाव ऐसा हो रहा है जिससे प्रदर्शित हो रहा है कि एक पक्षकार ने अपने अधिकारों का सरेंडर कर दिया है, अभ्यर्पण कर दिया है, तो यह करार विधिमान्य है। लेकिन अगर समय को परिसीमित किया, जो विधिक कार्रवाइयों को करने के लिए स्वयं समय को परिसीमित करने वाली विधि उसने दिया है, तो फिर वो करार शून्य है, क्योंकि वो विधिक कार्रवाइयों के अवरोधार्थ माना जाएगा। ये करार विधिक कार्रवाइयों का अवरोधार्थ नहीं है, सारभूत अधिकारों के समर्पण अथवा अभ्यर्पण के लिए है। ये करार फॉर द सरेंडर ऑफ योर राइट, इसके लिए है, विधिक कार्रवाइयों के अवरोधार्थ नहीं है। ठीक है ना? तो माइन्यूटली इसको देखना पड़ेगा कि करार जो किया गया है वो विधिक कार्रवाइयों के अवरोधार्थ है, और या फिर अधिकारों के अभ्यर्पण या समर्पण के लिए। अगर करार अधिकारों के यानी सारभूत अधिकारों के अभ्यर्पण और समर्पण के लिए, तो वो पूरी तरह विधिमान्य है। यह आपकी मर्जी है कि आप अपने को उपलब्ध अधिकारों को छोड़ दो। इसीलिए अपील न करने का अधिकार या अपील न करने के लिए यदि कोई करार पक्षकारों के द्वारा किया जाता है तो वो प्रवर्तनीय है। लेकिन प्रथम बार मुकदमा लाने के संबंध में जो अधिकार है, उसे न लाने के लिए यदि कोई करार पक्षकारों द्वारा किया जाता तो वो शून्य है। प्रथम बार मुकदमा लाने का जो अधिकार है पक्षकारों को, अगर उस अधिकार के का प्रयोग नहीं किया जाएगा, इसलिए किया जाता, तो विधिक कार्रवाइयों का अवरोधार्थ शून्य है। लेकिन अपील का अधिकार, ठीक है ना भाई, माना तो यह जाएगा विचार न्यायालय ने जो कुछ डिसाइड किया वो सही डिसाइड किया, अनटिल एंड अनलेस वो जुडिशियल वर्डिक्ट अपीलेट न्यायालय से चेंज ना हो जाए, तब तक तो यह माना जाएगा कि सही है। भाई ये थोड़ी कानून क्या है? कानून ये थोड़ी है कि विचार न्यायालय ने जो कुछ डिसाइड किया वो गलत है जब तक कि अपील न्यायालय से उसकी पुष्टि ना हो जाए। ये तो नहीं है कानून। केवल मृत्युदंड की दशा में ऐसा जरूर है, और वो ऐसी परिस्थिति है जिसमें विचार न्यायालय का निर्णय गलत होगा, इस उपधारणा पर नहीं, बल्कि जो दंड दिया जाना प्रस्थापित है फांसी, उसकी अपरिवर्तनीय दशा, इसके कारण से ये युक्ति संगत और तर्क संगत समझा गया है कि उच्च न्यायालय को संदर्भ भेजकर उसकी पुष्टि करा लीजिए। ये नहीं है उसका भी आधार कि साहब विचार न्यायालय ने गलत डिसाइड किया होगा, ये नहीं है उसका भी आधार। तो विचारण न्यायालय जो कुछ डिसाइड करेगा उसकी अपील न्यायालय द्वारा जब तक पुष्टि न हो जाए तब तक वो गलत माना जाएगा। ये कानून थोड़ी है। कानून तो यह है कि विचार न्यायालय ने सही डिसाइड किया है, आपको ऐसा लगता है कि गलत है, तो आप सुपीरियर कोर्ट के समक्ष शिकायत दर्ज करा सकते हो, और सुपीरियर कोर्ट आपकी शिकायत के आधार पर
परीक्षण करेगा कि विचार न्यायालय ने सही डिसाइड किया है गलत, अगर आपकी शिकायत सही पाएगा तो कर देगा। अब आपने ये करार कर लिया, अपील हम करेंगे ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? आपने अपने आचरण से या अपने अभिव्यक्त शब्दों से ये विश्वास व्यक्त कर दिया विचार न्यायालय के ऊपर कि वो सही डिसाइड करेगा, ठीक है ना? और कानून भी ऐसा मानता है कि वो सही डिसाइड करेगा, कानून भी तो यही मानता है। तो आपका करार विधिक कार्रवाइयों का अवरोधार्थ कहां है? इसलिए अपील न करने का करार विधिमान्य है, प्रवर्तनीय है। लेकिन प्रथम बार अगर आप कार्रवाई न कराने के लिए या न करने के लिए कोई करार किसी से करते हो किसी काज ऑफ एक्शन पर, तो वो शून्य है, क्योंकि वो विधिक कार्रवाइयों के अवरोधार्थ है। ठीक है, विधिक कार्रवाइयों के अवरोधार्थ, विधि जितने विकल्प कार्रवाइयों को करने के संबंध में बताती है, ठीक है, उन सभी का निषेध करने के लिए यदि कोई कार्य करार किया जाता है तो कहा जाएगा कि वो विधिक कार्रवाइयों के अवरोधार्थ है, ठीक है। लेकिन किसी काज ऑफ एक्शन पर जितने प्रकार से कार्यवाही करने का अधिकार या जितने प्रकार से कार्यवाही करने की सुविधा कानून देता है, उनमें से किसी एक को चुन लेना और शेष को छोड़ देना, यह विधिक कार्रवाइयों के अवरोधार्थ करार है, यह नहीं कहा जा सकता। इसके संबंध में यही कहा जाएगा कि विधिक कार्रवाइयों के एक विशेष प्रकार का चुनाव करने के लिए करार किया गया है, न कि विधिक कार्रवाइयों के अवरोधार्थ करार किया गया। और इसी बिना पर जो माध्यस्थम के माध्यम से, ठीक है ना, माध्यस्थम के माध्यम से यानी आर्बिट्रेटर, इसके माध्यम से विवादों का समाधान निकालने के लिए माध्यस्थम करार किए जाते हैं, ठीक है, वे करार विधिमान्य माने जाते हैं, क्योंकि पक्षकारों के बीच जो विवाद उत्पन्न हो गए, उन विवादों के समाधान का एक तरीका जो न्यायालय, जो कानून बताता है वो क्या है? न्यायालय में मुकदमा संस्थित करना। और कानून ही एक तरीका बताता है कि आप माध्यस्थम के माध्यम से भी अपने विवाद का समाधान ये करवा सकते हैं। तो अगर आपने ये करार किया कि हम लोगों में जो पूर्व में विवाद उत्पन्न हो चुका है या जो भविष्य में विवाद उत्पन्न होंगे, उन सभी विवादों के संबंध में सिविल न्यायालय में कार्यवाही नहीं की जाएगी, बल्कि माध्यस्थम के माध्यम से उनका समाधान निकाला जाएगा या कानून के द्वारा बताए गए किसी अन्य तरीके से उसका समाधान निकाला जाएगा। तो विधिसम्मत तरीके से उसका समाधान निकालने के लिए यदि कोई करार किया जाता है जो कि वाद लाने का निषेध करता है, ठीक है, तो इस करार को विधिक कार्रवाइयों के अवरोधार्थ नहीं मानेंगे, बल्कि विधिक कार्यवाही करने के लिए उपलब्ध विभिन्न विकल्पों में से एक का चुनाव करने के लिए किया गया करार ये मानेंगे, और यह करार पूरी तरह विधिमान्य होगा। आपने माध्यस्थम के लिए करार कर लिया तो यह करार पूरी तरह विधिमान्य है। अब माध्यस्थम यानी आर्बिट्रेशन एक्ट जो है उसके अंतर्गत उसकी धारा 8 वो आपको यह हक देती है कि किसी विद्यमान विवाद अथवा किसी पूर्व के विवाद अथवा किसी भविष्य में उत्पन्न होने वाले विवाद के समाधान के लिए आप आर्बिट्रेशन के माध्यम से उसका समाधान किया जाएगा, इसके लिए करार कर सकते हैं। लेकिन वो करार कैसे किया जाएगा, ठीक है ना, कैसे किया जाएगा, इसके संबंध में संविदा विधि के अतिरिक्त वहां भी कुछ आवश्यकताएं बताई गई हैं। आप वो करार उसी ढंग से करोगे।
वो करार उसी ढंग से करोगे। अगर आपने वो करार उस ढंग से नहीं किया तो फिर आपका करार शून्य हो गया। लेकिन 28 के प्रभाव से नहीं, 28 के प्रभाव से नहीं, 23 के प्रभाव से, ठीक है ना। आप ये नहीं कर सकते कि माध्यस्थम के माध्यम से हमारे विवाद का समाधान किया जाएगा किंतु माध्यस्थम विधि लागू नहीं होगी, ये थोड़ी करार कर सकते हैं। ये कैसे कर लेंगे आप, ठीक है ना, क्योंकि आर्बिट्रेशन एक्ट तो लेजिस्लेचर ने पास कर रखा है। इफ यू वांट टू सॉल्व योर डिस्प्यूट, इफ यू वांट टू एडजुडिकेट योर डिस्प्यूट, ठीक है ना, थ्रू आर्बिट्रेटर, तो फिर आर्बिट्रेशन एक्ट जो है वो तो लागू हो गई। और आप ये करार करो कि आर्बिट्रेशन तो कराएंगे हम लोग लेकिन आर्बिट्रेशन एक्ट लागू नहीं होगा। वाह भाई वाह, आप ये नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो एक मोटी बात, विधिक कार्रवाइयों के अवरोधार्थ करार शून्य, मीनिंग देयर बाय इफ यू आर गोइंग टू इंपोज एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, अगर आप आत्यंतिक रोक ये लगाना चाहते हैं पक्षकारों के अधिकारों पर कि वे अपने अधिकार विधिक कार्रवाइयों के माध्यम से लागू न करा सकें, तो करार शून्य है। आत्यंतिक रोक नहीं लगाते, करार किसी एक विशेष प्रकार से पक्षकारों के अधिकारों को लागू कराने का विकल्प छोड़कर अन्य प्रकार से उन्हें प्रवर्तित कराने के अधिकार पर प्रतिबंध लगाते हैं, तो यह करार विधिमान्य है, क्योंकि आत्यंतिक रोक यही शून्य बनाएगी। पक्षकार ये करार करते हैं कि वे अपने सारभूत प्रकार के अधिकार, यानी जिन्हें लागू कराने के लिए प्रक्रिया की जरूरत पड़ती है, वे अधिकार ही सरेंडर करना चाहते हैं, इसके लिए करार कर रहे हैं। तो करार में प्रयुक्त भाषा कुछ भी हो, ठीक है ना, वे करार विधिमान्य ही रहेंगे। जैसे आपने अपील न करने का करार कर लिया, मतलब आपने ये स्वीकार कर लिया कि विचार न्यायालय पर आपका पूरा विश्वास है, और कानून भी ये कहता है विचार न्यायालय डिसाइड करेगा तो ठीक ही डिसाइड करेगा। ये कानून थोड़ी है कि साहब जो है जब तक विचार अपील न्यायालय पुष्ट न कर दे तब तक वो गलती माना जाएगा, ये थोड़ी है। तो आप इस प्रकार के करार कर सकते हैं। आगे आप देखेंगे जो भाषा है वो इसी प्रकार की है, कहता हर करार, डैश ले रहा है, कहता हर करार जिससे उसका कोई पक्षकार किसी संविदा के अधीन या बारे में अपने अधिकारों को मामूली अधिकरणों में प्रायिक विधिक कार्रवाइयों द्वारा प्रवर्तित कराने से आत्यंतिकतः अवरुद्ध किया जाता है, ठीक है। आत्यंतिकता, हमने आपसे जब 26-27 की चर्चा की थी तो हमने कहा था 26-27 में आत्यंतिकता शब्दों का प्रयोग नहीं है। 28 में पहली बार वो कहता है आत्यंतिकता। 26-27 में उसने जनरल शब्दों का उपयोग किया है। व्यापार के अवरोधार्थ हर करार शून्य है, यानी आप 1 घंटे के लिए व्यापार पर रोक लगाने का करार कर रहे हो वो भी शून्य है। आप ये कहते हो कि रामलीला का टाइम चलेगा तब आप अमुक व्यापार नहीं करोगे, शून्य। एक क्षण के लिए भी नहीं लगा सकते, एक क्षण के लिए। हर करार जो विवाह के अवरोधार्थ है शून्य। कुछ भी रोक लगाता हूं, अप्राप्त वय के विवाह को छोड़कर, अप्राप्त वय की बात अलग है। कुछ भी, हां एक बात हो सकती है, आप परस्पर करार कर सकते हो, ठीक है तुम्हारी मर्जी, जिससे चाहो शादी करो, लेकिन अगर उनसे शादी की तो हमारी संपत्ति में कुछ हिस्सा नहीं पाओगे, ठीक है। ये हो सकता है, क्योंकि भाई तुम अपनी मर्जी के मालिक, तुम अपनी मर्जी के मालिक, आप अपनी मर्जी से शादी करेंगे तो करें, हम आपकी स्वतंत्रता पर तो कोई प्रतिबंध लगा नहीं रहे। आप अपनी स्वतंत्रता का उपभोग इस प्रकार कैसे कर सकते हो कि मेरी स्वतंत्रता बाधित होने लगे? हमारी भी तो स्वर्जित संपत्ति है, चाहेंगे तुम्हें देंगे, नहीं देंगे, चाहेंगे नहीं देंगे, ठीक है। लेकिन व्यापार के अवरोधार्थ, विवाह के अवरोधार्थ हर करार शून्य है। हर करार का मतलब हर करार है।
उसका टाइम पीरियड कितना है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस कितने अस्थायी या स्थायी है, इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन विधिक कार्यवाहियों के अवरोधात करार कब शून्य है? जबकि संविदा का कोई पक्षकार दूसरे पक्षकार से इस प्रकार का करार यानी संविदा करे कि दूसरा पक्षकार मामूली अधिकरणों में यानी नॉर्मल सिविल कोर्ट, कोई सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नहीं, मामूली अधिकरणों में अपने अधिकारों को प्रायिक कार्यवाहियों से, प्रायिक कार्यवाही मतलब इन जनरल जो कार्यवाहियां की जाती हैं, प्रायिक कार्यवाहियों के माध्यम से जब आत्यंतिकता अवरुद्ध किया जाए, एब्सोल्युटली रोका जाए, इसका मतलब यह हुआ कि एक आध तरीके से रोक दिया, बाकी तरीके खुले छोड़ दिए, तो शून्य नहीं है। आत्यंतिकता अवरुद्ध किया जाए तब शून्य है। ठीक है, उसका उदाहरण हमने दिया। आपने कहा कि साहब जो है 20 न्यायालय हैं, एक में होगा, 19 में नहीं होगा। आत्यंतिकता अवरुद्ध नहीं किया। ठीक है, आपने समय पर सीमित कर दिया, आत्यंतिकता अवरुद्ध कर दिया, शून्य है। अधिकारों का सरेंडर हुआ तो अधिकारों का हुआ सरेंडर, वो तो तुमने अपनी मर्जी से किया, वो मर्जी अभिव्यक्त थी करार में, विवक्षित थी, इससे क्या मतलब, लेकिन थी तो तुम्हारी मर्जी। तुम्हें बता दिया गया था कि भाई जिस दिन हम क्लेम रिजेक्ट करें 1 साल के अंदर मुकदमा ले आना, नहीं तो तुम्हारा ये ठीक है अधिकार नहीं बचेगा। और तुम्हें ये बात मालूम थी, अगर तुम संतुष्ट नहीं थे उस क्लेम के रिजेक्शन से तो मुकदमा लाए क्यों नहीं, इसका मतलब तुम संतुष्ट थे। अब तुम्हें कुछ लोगों ने सिखा चढ़ा दिया तो तुम 1 साल बाद आ गए। ठीक है, तुमने सरेंडर कर दिया अपने अधिकारों का, सार्वभौत अधिकारों का, वो करार वैध है। ठीक है, तो आत्यंतिकता अवरुद्ध किया जाता है। और बाकी जो शब्द लिखा है वो लिमिटेशन एक्ट के बारे में, जिसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं, या जो उस समय को जिसके भीतर वह अपने अधिकारों को इस प्रकार प्रवृत्त करा सकता है, परिसीमित कर देता हो। यानी कोई करार है जो उस समय को परिसीमित करता है जिस समय के भीतर ऐसा पक्षकार जिसे संविदा के अंदर अपने अधिकारों को प्रवर्तित कराने की जरूरत पड़े, उस पक्षकार के द्वारा जिस समय में अपने अधिकारों को प्रवर्तित कराया जा सकता है, उस समय को सीमित कर देता हो, उस समय को घटाता हो। बढ़ाता हो नहीं लिखा है, क्योंकि बढ़ाता है हो तब भी शून्य जाएगा, लेकिन वो होगा 23 से फिर। ठीक है, सीमित कर देता हूं। ठीक है, वो करार यहां शून्य हो जाएगा। ठीक है, आगे कहता है खाखंड में, जो उसके किसी पक्षकार के अधिकारों को समाप्त कर देता है अथवा किसी संविदा के अधीन या बारे में किसी विनिर्दिष्ट समय तक किसी पक्षकार को अपने दायित्व के निर्वहन से उन्मोचित कर देता है ताकि उसे अपने अधिकारों के प्रवर्तन से प्रतिबंधित किया जा सके, उस विस्तार तक शून्य खाखंड पर कल बात करेंगे और शेष पर कल बात करेंगे। देखें।